दोस्तों 196वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे आज 200 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, तो आपको प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ। कल हमने देखा कि माही अपने मोम डैड यशवंत और यामिनी को आईसीयू में देखकर भावुक हो गई। उनके इलाज के लिए वो अपने आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करती है और डॉक्टर बताते हैं कि यामिनी की हालत बेहतर है, लेकिन यशवंत की पसलियां टूटी हैं, जिन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। माही टीना को मानसिक शांति के लिए काउंसलर के पास छोड़ आती है। मुंबई के पुराने बाजार से जड़ी बूटी खरीदती है और चौधरी हाउस पहुंचकर वो दक्षता से औषधियां तैयार करती है, जिससे उसके भीतर छुपी अद्भुत शक्तियों का संकेत मिलता है। दवाइयां लेकर हॉस्पिटल लौटती है, अपने मॉम डैड को दवा दे देती है, जिसका असर तुरंत दिखता है। दूसरी ओर सिंघानिया हाउस में खुशी का माहौल है। युवराज गहरी नींद में है और जिसे उसकी बहन काव्या जगा देती है। फिर सिंधु और बिंदु उनकी सेवा में जुट जाती है, जिससे पारिवारिक प्रेम और देखभाल की भावना उजागर होती है। हॉस्पिटल की ठंडी दीवारों और आईसीयू की हल्की झपकती लाइटों के बीच माही अपने मोम डैड को औषधि देने के बाद हल्की राहत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण झलक रही थी। उसने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और युवराज का नंबर डायल कर दिया। अब आगे ट्रेन ट्रेन के घंटे जाने के बाद कुछ ही सेकंड में कॉल कनेक्ट हो गया। जैसे युवराज ने स्क्रीन पर माही का नाम चमकता हुआ देखा, उसके चेहरे पर भी वैसे ही चमक आ गई। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और उत्साहित स्वर में बोला, हेलो माही, कैसी हो? माही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर सिंघानिया, तुम बताओ। जैसे युवराज के कानों में मिस्टर सिंघानिया शब्द पड़ा, उसकी पूरी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसे लगा कि शायद अब माही किसी बात को लेकर नाराज है। उसका मन बुझ गया है। उसका उत्साह कम पड़ गया। उसने हल्के उदास स्वर में पूछा, क्या हुआ माही? अभी भी किसी बात को लेकर गुस्सा हो जो मुझे मिस्टर सिंघानिया कह रही हो? माही को उसकी चिंता भरी आवाज सुनकर हंसी आ गई। वो खिलखिलाते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें मिस्टर सिंघानिया नहीं कहूंगी तो लोग मुझे मिसेस सिंघानिया कैसे कहेंगे? आज से मैं सिर्फ तुम्हें मिस्टर सिंघानिया कहूंगी और तुम मुझे मिसेस सिंघानिया। युवराज ने सुनते ही चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और मजाकिया लहजे में बोला, अच्छा तो ये बात है, ठीक है जो आपका हुक्म मिसेस सिंघानिया। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करवाने वाली को सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि अब फिर से वो हमला नहीं करेगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ करेगी तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। माही के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी लड़की उस पर हमला करवा सकती है। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या ये सब किसी लड़के ने किए है? कौन है वो? युवराज ने बिना कोई बात छुपाए सीधा नाम बता दिया, अंजलि कपूर। माही को यह सुनकर झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंजलि इतने गिर सकती है। कॉलेज के दिनों में वो जानती थी कि अंजलि बहुत अहंकारी और जिद्दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो युवराज को पाने के लिए इतनी हद तक चली जाएगी, उसे मारने की कोशिश करेगी। माही कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पहले मेरे मोम डैड ठीक हो जाएं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। युवराज माही की चिंता समझ सकता था, लेकिन वो उसे हल्का माहौल देने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर उन डिवोर्स पेपर का क्या करना है? युवराज की बात सुनकर माही झेप गई। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, सॉरी, तुम्हें भी पता है कि मैंने वो पेपर्स किस हालत में भेजे हैं। युवराज उसकी झिझक को समझ गया, जोर से हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं माही। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। छोड़ो इन सब बातों को, आज रात डिनर पर मिलते हैं और फिर साथ में हॉस्पिटल चलेंगे और मॉम डैड को भी देख लेंगे। माही ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति जताई। ठीक है, मुझे टेबल बुक करके लोकेशन भेज देना, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके मिस्टर सिंघानिया, मिलते हैं फिर। ये कहकर माही ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद आयुष्य के बाहर लगे सोफे पर बैठ गई। उसका दिमाग अंजलि के बारे में सोचने लग गया था। क्या अंजलि सच में इतनी खतरनाक हो सकती थी? और वो क्या भविष्य में कोई और साजिश रचेगी? इन सवालों ने माही को बेचैन कर दिया था। तभी अचानक उसकी सोचों की कड़ी टूट गई और उसका फोन बुझ उठा। माही ने चौंक कर अपने फोन की स्क्रीन देखा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे एक अनहोनी का आभास हो गया था। माही के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें उभर आई। उसने घबराते हुए चारों तरफ देखा। हॉस्पिटल में नर्स और कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कॉल रिसीव कर ली। धीरे से फोन कान के लगा लिया। हेलो, माही ने धीमी आवाज में बौखलाते हुए कहा। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से
एक अनजाने लेकिन गुस्से से भरी हुई आवाज आई। माही, लगता है तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है। अगर मैंने अपने मोबाइल का एक बटन दबा दिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। पूरा मीडिया इस खबर को हाथों हाथों लेगा कि सिंघानिया परिवार की बहू क्या क्या कर रही है। ये सुनते ही माही के चेहरे का एकदम रंग उड़ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर में ठंडक से दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ने लगे। ये कौन हो सकता है? ये व्यक्ति कौन है जो युवराज पर हमला करवाने के पीछे था? अगर हाँ, तो ये मेरे खिलाफ क्या योजना बना रहा है? माही को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे धमकी देने का क्या जवाब दे। लेकिन तभी एक ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या ये अजनबी आवाज अंजलि की हो सकती है? वैसे भी अब तक घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो सारी परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही थी। युवराज से दूर रहने की धमकी, हमला करवाना और अब ये कॉल, सब कुछ एक ही इंसान के इशारे पर हो रहा था। माही को अपना शक पुख्ता करना था। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, नहीं, नहीं अंजलि, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं युवराज से दूर हो जाऊंगी। वो तो किसी ने उसे जहर दे दिया था, जिस वजह से मैं अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं करवा पाई। लेकिन अंजलि, मैं जल्द ही साइन करवा लूंगी। युवराज से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, यहां तक कि इस शहर को भी छोड़ दूंगी। प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। माही का यह कहना ही था कि उधर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। यह उसके पास आखिरी मौका था कि वह युवराज और माही को अलग कर सके। फिर अंजलि की आवाज सुनाई दी, जो थोड़ी सी नरम थी लेकिन फिर भी गुस्से से भरी थी। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे रही हूँ। अगर 3 दिनों के अंदर डिवोर्स पेपर साइन नहीं हुए तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। माही ने जानबूझकर अपनी आवाज में घबराहट लाते हुए कहा, नहीं, नहीं अंजलि, तुम कुछ मत करना। मैं 3 दिन के अंदर डिवोर्स पेपर साइन करवा दूंगी। प्लीज, प्लीज तुम कुछ मत करना। अंजलि ने हल्के से हम की आवाज निकाली और फोन काट दिया। माही कुछ देर तक फोन कान के लगाए बैठी रही, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर उसने धीरे से अपना फोन नीचे किया और स्क्रीन पर उस नंबर को देखने लगी। उसका मन भारी हो चुका था। उसे अब भी कोई संदेह नहीं था। तो मेरा शक सही था, यह तुम अंजलि ही हो, माही ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका गला सूख गया था और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसको युवराज को बताना चाहिए अंजलि ब्लैकमेल कर रही है? क्या युवराज उसकी बात समझेगा? लेकिन अगर वो चुप रही तो अंजलि उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। माही ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब उसे संभल कर चलना था। उसे युवराज को और खुद को बचाने के लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। अब क्या होगा अंजलि, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हर हाल में बेनकाब करके दम लूंगी। माही ने अपने फोन की स्क्रीन पर उस नंबर को घूरते हुए सोचा और गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को कसकर भींच लिया। अब यह उसे लड़ाई समझदारी से लड़नी थी, क्योंकि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि युवराज की भी जिंदगी का सवाल था। शाम का अंधेरा हल्का होने छाने लगा था। माही हॉस्पिटल में बैठे बैठे लगातार अंजलि के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी और मन में असंख्य विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वो अंजलि के फोन कॉल के बारे में सोच सोचकर बेचैन हो रही थी। इन्हीं विचारों में डूबी माही अचानक अपने मोबाइल के वाइब्रेशन से चौंक गई। उसने झट से फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। युवराज का मैसेज आया था, मेरा होटल टेबल नंबर 7, डिनर पर मिलते हैं। माही ने तुरंत लोकेशन देखी। युवराज ने एक प्राइवेट चैम्बर बुक किया था। ये देखकर माही थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर उसने एक लंबी सांस ली और फोन वापस बैग में डाल लिया। उसके दिल में एक नया संघर्ष शुरू हो गया था। क्या उसे युवराज को अंजलि की ब्लैकमेलिंग के बारे में बता देना चाहिए? उसने खुद से सवाल किया, अगर मैंने युवराज को सब कुछ बता दिया तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा, या वो कहीं मुझ पर ही शक न करने लगे? उसका दिमाग लगातार तर्क वितर्क कर रहा था। नहीं, मैं खुद ही इससे निपटूंगी, उसने खुद को समझाया। माही ने खुद ही फैसला किया कि युवराज को कुछ नहीं बताएगी। वो अंजलि से खुद ही निपट लेगी। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो हल्की राहत महसूस हुई। उसने कार का दरवाजा खोला और सीट पर बैठी और गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग से निकलकर सामने सड़क पर आ गई थी। सड़क का हल्का ट्रैफिक था। माही की नजरें सामने सड़क पर ही थी। उसका दिमाग अब भी अंजलि की धमकी और युवराज की मुलाकात के बीच फंसा हुआ था। अगर युवराज ने मुझसे कुछ अजीब से सवाल पूछ लिए तो मैं क्या कहूंगी, उसने सोचा। हर मिनट के साथ उसका मन और भी बेचैन हो रहा था। उसने कार की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया जिससे ठंडी हवा अंदर आ सके। रास्ते में उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी। वो लगातार स्क्रीन को देखती रही थी, जैसे कोई नया मैसेज आने का इंतजार ही कर रही हो, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। काश ये सब इतना मुश्किल न होता।
उसने धीरे से बुदबुदाया। करीब 1 घंटे के बाद उसकी गाड़ी मीरा होटल के सामने आकर रुक गई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को बेकाबू नहीं होने दिया। होटल का माहौल बेहद आलीशान था। बाहर गार्ड्स खड़े थे और दरवाजे पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और रोशनी से सजा हुआ लॉबी उसे किसी भव्य महल जैसा महसूस करवा रहा था। माही ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और फिर साहस के साथ होटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर खड़े व्यक्ति ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर पूछा, मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? टेबल नंबर 7, माही ने धीरे से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत एक वेटर को इशारा किया और माही को आगे लेकर जाने लगा। चलते हुए माही की नजरें चारों ओर घूम रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही शांत और शानदार था। हल्की रोशनी थी जो माहौल को और भी खास बना रहा था। क्या होगा अब अंदर जाने के बाद? क्या माही युवराज को सब बता पाएगी अंजलि के बारे में, नई ब्लैकमेलिंग के बारे में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 197वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने डिनर के लिए माही को बुला लिया था और माही सोचते हुए मेरा होटल पहुंच गई थी। माही वेटर के पीछे पीछे चलते हुए टेबल नंबर 7 तक पहुंची। टेबल 7 एक प्राइवेट चैम्बर था और दरवाजा खुला हुआ था। अंदर की हल्की मध्यम रोशनी आ रही थी। उसने हल्के से दरवाजा को धक्का दिया और अंदर कदम रख दिया। युवराज पहले से वहां पर मौजूद था। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कुर्सी पर आराम से बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। माही ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसकी सारी उलझनें गायब हो गई। युवराज ने माही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि तुम आओगी या नहीं। माही ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। क्यों नहीं आती? वैसे भी कुछ बातें जरूरी होती हैं। युवराज ने वेटर को इशारा किया और उसने उनके लिए रेड वाइन सर्व की। माही ने गिलास हाथ में ले लिया, लेकिन उसे छुआ तक नहीं। उसके दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। युवराज ने एक घूंट लेते हुए कहा, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माही ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूं। युवराज ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी माही के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसे लग रहा था कि माही कुछ छिपा रही है। अगर कुछ दिक्कत है तो तुम मुझसे कह सकती हो, युवराज ने गंभीर लहजे में कहा। माही ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को लगा कि वो सब कुछ कह दे, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? उसने टॉपिक को बदलते हुए कहा। युवराज ने हल्की मुस्कान दी और जवाब देने लगा, लेकिन माही अब भी अपने भीतर चल रहे तूफान से जूझ रही थी। उसे पता था कि आने वाले 3 दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाले थे। इधर माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तब उनसे दूर बिहार के एक गांव में एक बहुत बड़ा बलि चढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा था। गांव के चौराहे पर आज का दिन कुछ अलग था। आमतौर पर यहाँ बच्चे खेला करते थे, महिलाएं अपने काम काज में व्यस्त रहती थी। आज वहां पर सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा असली नहीं था, बल्कि भय और उत्सुकता से भरा हुआ था। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था। चौराहे पर जमा भीड़ की हलचल और मंत्रोच्चारण की गूंज इस शांति को और भी भंग कर रही थी। चौराहे के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था, जिस पर एक विशाल लोहे का हाथी स्थापित किया गया था, जिसके ठीक सामने लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगाया गया था। भीड़ में एक विचित्र पागलपन था। लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे और उनके चेहरों पर भक्ति का ऐसा भाव था जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा करते। चबूतरे के इर्द गिर्द 10-12 किशोर उम्र की लड़कियों को रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया था। इनकी आंखों में भय और उनके चेहरे निराशा और बेबसी से सने हुए थे। वह लगातार संघर्ष कर रही थी, पर रस्सियां इतनी मजबूत थी कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ उनकी दलीलों को अनसुना कर रही थी। हमें छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया है, एक लड़की ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू की धार बहे जा रही थी। हमें मत मारो, हम कोई चुड़ैल नहीं है, दूसरी लड़की चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज भी मंत्रोच्चारण के अंदर दबकर रह गई। चारों ओर सैकड़ों लोग जमा थे। वे चुपचाप खड़े थे, पर उनकी आंखों में न सहानुभूति थी और न ही कोई द्वंद्व। ये बस वहां पर खड़े होकर इस अंधविश्वास से भरी रस्म को देख रहे थे, जैसे कोई त्योहार हो। वहां खड़ा हर व्यक्ति इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए निष्ठावान था। उनके मॉम डैड भीड़ में सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को खोने के लिए सहमति जता दी हो। यह एक पुरानी परंपरा थी जो इस गांव के लोग को अपनी आस्था का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे। वे मानते थे कि इन लड़कियों का बलिदान गांव को संकट से मुक्त कर देगा।
भीड़ के एक ठीक सामने चबूतरे पर एक सफेद दोशाला ओढ़े व्यक्ति खड़ा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी कठोर चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और चारों ओर से कुछ शिष्य खड़े थे, जो लगातार उसे आदरपूर्वक नमन कर रहे थे। वो आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि इस गांव का धर्मगुरु और इस अनुष्ठान का प्रधान संचालक था। गांव वाले उसे देवदूत समझते थे और उसकी हर बात को पत्थर के लकीर मानी जाती थी। गुरुजी ने आकाश की ओर देखा। बादल घने हो चुके थे और चंद्र ग्रहण लगने ही वाला था। यह वही घड़ी थी जिसका इंतजार उन्हें था। जैसे ही चंद्र पर ग्रहण शुरू होगा, गुरुजी ने धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाते रहे। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। यह सिर हिलाना इशारा था कि अब बलि चढ़ाने का प्रोसेस शुरू हो गया। उनके इस इशारे का मतलब सब समझ गए थे। एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में जलते हुए मशाल थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट लड़कियों के ढेर में आग लगा दी। आग के लपटें अचानक से भड़क उठी और पल भर में ही आसमान तक पहुंच गई। नहीं, नहीं, लड़कियों की गूंज पूरे गांव में गूंज उठी। हम निर्दोष हैं, हमें मत मारो, हमें मत मारो। लड़कियां खुद छुड़वाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उनकी पतली कलाइयां रस्सियों से पकड़ से मुक्त नहीं हो पाई। एक लड़की ने घबराकर अपनी मां की तरफ देखा, जो वहां पर सिर झुकाए खड़ी थी। मां, मां, मुझे बचा लो। लड़की चिल्लाई, लेकिन उसकी मां ने सिर झुका लिया। उन लड़कियों के चेहरे आंसू से भीग चुके थे। उनके बाल अस्त व्यस्त थे और उनकी आंखों में मृत्यु का भय स्पष्ट दिख रहा था। परंतु गांव वालों के चेहरे पर कठोरता थी। वे इस बलिदान को गांव के कल्याण का एक पवित्र काम मानते थे। किसी के चेहरे पर दया का कोई छाया तक नहीं थी। वहां पर सिर्फ भक्ति और अंधविश्वास का नशा था। धर्मगुरु ने अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखता हुआ गूढ़ स्वर में बोला, आज इन पापणियों का अंत होगा। इनकी आत्माएं अब हमारे देवता के चरणों में समर्पित होगी। ये बलिदान हमारी फसल को समृद्ध करेगा और हमारे गांव की रक्षा करेगा। इसके साथ ही उसने एक और इशारा किया। उस आदमी ने जलती हुई मशाल उठाई और पहले लड़की की रस्सी को जलाने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने भय में चीख कर कहा, नहीं, नहीं, मुझे बचाओ। पापा, मॉम, माँ, मैं निर्दोष हूं, मुझे छुड़वा लो। परंतु उसके माता पिता आंखें बंद किए हुए सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की। ये देखकर लड़की और भी ज्यादा डर गई। वो छटपटाने लगी, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थी। आग की लपटें धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। गर्मी की लपटें उसके चेहरे पर महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आखिरी बार चीखी, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पर उसकी चीख किसी के कानों तक नहीं पहुंची। आग ने उसके देह को घेर लिया था और कुछ ही देर में उसका शरीर लपटों में समा गया। धीरे धीरे बाकी लड़कियों को भी इसी तरह आग के हवाले कर दिया गया। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, परंतु उन चीखों को दबाने के लिए मंत्रों का जाप और भी तेज हो गया। भीड़ ने जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दी। उनकी चीखें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, लेकिन भीड़ का इस पर कोई असर नहीं था। वो कठोरता से ये सब देख रही थी। आधे घंटे में सब खत्म हो गया। जलती हुई लड़कियों के बीच अब सिर्फ राख रह गई थी। गुरुजी ने संतोष भरी निगाहों से राख को देखा और फिर भीड़ को देखा। आज हमारे भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा। भीड़ एक साथ लगातार जयकारे लगाती रही। गांव में ये बेरहम कार्य समाप्त हो गया, लेकिन आसमान में अब भी घने बादल थे। शायद प्रकृति भी इस अन्याय पर रो रही थी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। गांव वाले भी धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके चेहरों पर अपराध बोध की कोई छाया नहीं थी। वे प्रसन्न थे कि उनके अपने भगवान को उन्होंने खुश कर दिया है। चबूतरे पर सिर्फ राख रह गई थी, उन निर्दोष लड़कियों की जली हुई हड्डियां जो अभी अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। धर्मगुरु अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर से आते चांद की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो स्थिर दृष्टि से चांद को देख रहे थे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हो। कमरे में घना सन्नाटा था और बस कभी कभी बाहर से आती हवा की सरसराहट उस शांति को भंग कर रही थी। इतने में एक चार व्यक्ति जिन धीरे धीरे से उनके कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर श्रद्धा और आदर का झलक रहा था। उन्होंने धर्मगुरु की ओर देखा और सिर झुकाते हुए एक ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुजी, क्या आपको फिर से आपकी खोई हुई मणि की याद आ रही है? धर्मगुरु ने अपनी गहरी आंखों से उनकी देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने एक लंबी सांस भरी और खिड़की से हटकर उन चारों के सामने आकर खड़े हो गए। नहीं नहीं, धर्मगुरु की आवाज में गहन सोच की झलक थी। वो मणि तो बस ये पता लगाने का एक साधन था कि कौन सा इंसान देवी है या देवता का अंश है। लेकिन अब मुझे इसमें संदेह होने लगा है, क्या वाकई वो मणि ऐसा कर पाती थी या ये सब महज हमारे पूर्वजों की बनाई हुई एक कथा थी, जिसे हमने बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लिया। चारों शिष्य आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे धर्मगुरु की बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हो। उनमें से एक
जो सबसे बुजुर्ग था, आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, गुरुजी, ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। वे कहते थे कि यह मणि दिव्य शक्ति रखती है। क्या आपको लगता है कि हमने इतने वर्षों तक जो भी कुछ किया वो सिर्फ व्यर्थ ही था? धर्मगुरु ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें जमीन की ओर झुका ली। उनकी भौहें तन गई, चेहरा गंभीर हो गया। कुछ पलों तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, आज 40 साल हो गए। 40 साल से हम औरतों की बलि चढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि उनमें से कोई देवी होगी, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी देवी नहीं निकली। उनके शब्दों में कमरे में उपस्थित चारों शिष्यों के गहरे विचार में डाल दिया। उनके आंखों में प्रश्न तैरने लगे। वे वर्षों से धर्मगुरु की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार उनके भीतर संदेह ने जन्म ले लिया था। यदि ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, उनके प्रकोप से हम सब नष्ट हो जाएंगे, धर्मगुरु ने आगे कहा। कमरे में सन्नाटा और भी ज्यादा छा गया। चारों शिष्य गहरी सोच में डूब गए। धर्मगुरु की बातों ने उनके मन में हलचल मचा दी थी। इतने वर्षों से वह अंधविश्वास के मार्ग पर चले आ रहे थे। अब अचानक ये सुनना कि ये सब गलत हो सकता है, उनके लिए स्वीकार करना बहुत ज्यादा कठिन था। परंतु धर्मगुरु की आंखों में सच्चाई की एक चमक थी, जो उनके हृदय को संशय को जन्म दे रही थी। चंद्रमा की रोशनी अभी भी धर्मगुरु के चेहरे पर पड़ रही थी। अब उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो चुकी थी। आखिर कौन था ये धर्मगुरु, और ये किस मणि की बात कर रहे थे? कहीं इसका जुड़ाव कोई माही या युवराज से तो नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 198वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। धर्मगुरु ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहना शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो मणि अगर हमें अब भी नहीं मिली तो हम सभी मारे जाएंगे। हालांकि वो मणि जिस लड़की के पास थी वो दक्षिण पश्चिम में रहती थी। उसके कुछ साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन अब अचानक उस मणि का कोई पता नहीं। पूरा भारत छान मारा। 10 साल से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। और अब अगर देर हुई तो भगवान हमसे जवाब मांगेगी, और हमें अगर जवाब नहीं मिला तो हमें माफ नहीं करेंगे। हमारी मौत निश्चित है। उसके आवाज में चिंता और डर की स्पष्ट झलक थी। उसके शिष्य उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वे खुद काफी परेशान नजर आ रहे थे। धर्मगुरु ने सिर झुकाया और आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाए, हे भगवान, भगवान, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। तेरे बंदे तो थक चुके हैं, कुछ तो रास्ता दिखा भगवान। अचानक उसने देखा कि चांद के सामने एक बादल आ गया। वो बादल दक्षिण पश्चिम से होता हुआ पूरब की ओर जा रहा था। धर्मगुरु को समझ नहीं आ रहा था कि यह महज एक संजोग था या इसका कोई गहरा अर्थ भी था। कुछ देर तक उस बादल को देखने के बाद उसने अनुमान लगाते हुए कहा, मुझे यह इशारा समझ में आ रहा है। वो मणि अभी भी महाराष्ट्र में है, हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा में, हमारे बहुत ही पास में है। तुम चारों अभी के अभी महाराष्ट्र के लिए निकलो और उस मणि को अपनी पूरी ताकत से ढूंढना शुरू करो। धर्मगुरु की चमकती आंखें चारों ओर शिष्यों की ओर उठी। उनकी आंखों में निश्चय था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा था। तभी एक शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, हम जाने की तैयारी करते हैं। धर्मगुरु ने फिर से कहा, अब तुम लोग जाओ और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके आओ। अब कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। चारों ने हाँ में सिर हिलाए और वहां से निकलने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने रुका और कहा, गुरुजी, अगर हमारे बीच में कोई आया और उसने हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो हमें क्या करना है? धर्मगुरु की आंखें एक दुष्ट चमक की तरह चमक गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे आगे जो भी आई और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम करे तो तुम उसको सजा दे सकते हो। इसकी अनुमति हमें भगवान देता है। चारों आदमियों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे पूरी तरह से तैयार थे। धर्मगुरु की बातों ने उनके भीतर एक नया जुनून जगा दिया था। हम इस बार असफल नहीं होंगे गुरुजी, उनमें से एक ने कहा और बाकी तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। चारों लोग मंदिर से बाहर निकले। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उनके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। एक जुनून, एक ध्येय, एक बदले की आग। अब वे मणि को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और क्रूरता का मिश्रण था। धर्मगुरु ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर मंदिर के अंदर चले गए। उसके होठों पर भी एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि अब उनकी वर्षों की तलाश खत्म होने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि भाग्य ने उसके लिए क्या क्या लिखा हुआ था। जब वो लोग महाराष्ट्र पहुंचने की तैयारी में थे तो यहाँ पर मुंबई में माही और युवराज ने अपना डिनर खत्म कर लिया था। माही और युवराज ने अपने डिनर की प्लेटें खाली कर दी थी
वे मीरा होटल से बाहर निकले और सीधे पार्किंग की ओर चले गए। रात के हल्के ठंडे मौसम में होटल के बाहर सड़क पर रोशनी चमक रही थी। माही की कार वहीं पर खड़ी थी और दोनों उसमें बैठ गए। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही युवराज ने गहरी सांस ली और माही की ओर देखा। तुम ठीक हो ना? युवराज ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की चिंता झलक रही थी। माही ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। हाँ, बस मोम डैड की चिंता हो रही है। चलो जल्दी चलते हैं। युवराज ने सिर हिलाया और अपनी कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी धीमी गति से सड़क पर दौड़ने लगी। मुंबई की रात में रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन माही का मन पूरी तरह से हॉस्पिटल की ओर ही था। जब वे हीराचंदानी हॉस्पिटल पहुंचे तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते ही माही जल्दी से बाहर निकली और वो सीधे आईसीयू की ओर चली गई। युवराज उसके पीछे पीछे चल रहा था। आईसीयू के बाहर टीना खड़ी थी। माही ने देखा कि उसकी आंखों में किसी गहरी उलझन का भाव था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थी और आंखों में नीचे काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। माही उसकी ओर बढ़ी। टीना, तुम अभी तक यहीं हो। तुम घर जाओ और आराम करो। यहां पर मोम डैड के पास मैं हूं। टीना की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने सिर हिलाया नहीं। नहीं माही, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। माही ने टीना को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर घबराहट और अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि टीना बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अलग तरह की घबराहट थी। युवराज, जो अब तक शांत खड़ा था, उसने कहा, टीना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। टीना ने युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। असल में उसे घर जाने का डर नहीं था, बल्कि वो जानना चाहती थी कि माही और युवराज फिर से करीब आ रहे हैं या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये दोनों फिर से एक साथ हो गए? क्या माही ने युवराज के साथ सुलह कर ली? माही ने टीना का हाथ कसकर पकड़ा और नरम लहजे में कहा, टीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम थकी हुई हो, लेकिन मोम डैड को अभी हमारी जरूरत है। मैं यहाँ हूं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। टीना ने नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। युवराज ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ सिंघानिया हाउस में भी चलकर रुक सकती हो। तुम्हें अकेले अपने घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टीना की आंखें चौड़ी हो गई। वो यही चाहती थी युवराज उसके पास रहे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव न आया और उसने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं यहीं रहूंगी। ठीक है टीना, तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये कहते हुए माही आईसीयू की तरफ बढ़ी। आईसीयू के दरवाजे के बाहर माही कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। उसके अंदर हलचल थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वहां सफेद चादरों में लिपटे दो शरीर नजर आ रहे थे, यशवंत और यामिनी। दोनों अस्पताल के मरीजों के बिस्तर पर गहरी नींद में थे। मॉनिटर की बीप बीप करती हुई आवाज माहौल में गूंज रही थी। माही उनके करीब गई और उनके चेहरे को गौर से देखा। कई दिनों से वह कमजोरी और बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से अपने डैड की कलाई पकड़ी और उसके नब्ज को महसूस किया। उनकी उंगलियां हल्की सी कांपी। फिर उसने ध्यान से देखा कि नब्ज को जांचना शुरू कर दिया। पहले ही छुअन में उसे राहत महसूस हुई। धड़कन सामान्य हो गई थी। उसने हल्के से फुसफुसाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत अपनी मोम की भी नब्ज देखी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी हालत भी पहले से काफी बेहतर थी। माही के दिल में जैसे सुकून की लहर दौड़ गई, और ये वही रिजल्ट था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी दी हुई आयुर्वेदिक दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो कितने ही दिनों से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अपने मोम डैड को और श्रद्धा भरी नजरों से देखा और चुपचाप बैठकर उनकी ओर देखने लगी। इतने दिनों से चली आ रही बेचैनी, चिंता और दर्द अब कम होता महसूस होता दिख रहा था। तभी बाहर से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। माही ने गर्दन घुमाकर देखा तो टीना और युवराज दरवाजे के पास खड़े थे। कैसे हैं मोम डैड? टीना ने चिंतित स्वर में पूछा। माही ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, वे अब बहुत बेहतर है। उनके हालात में जबरदस्त सुधार हुआ है। मेरी दी हुई दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। टीना की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। वो दौड़कर अंदर आई और अपने मोम डैड के चेहरे को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पहले से इतने अच्छे लग रहे थे। युवराज ने भी राहत की सांस ली। माही, तुमने तो कमाल कर दिया, उसने गहरे स्वर में कहा। माही ने हल्के से सिर हिलाया। यह सब उस दवाई की शक्ति है और मोम डैड की इच्छा शक्ति भी। अब सब कुछ दिनों की बात है, वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। टीना ने माही के हाथ को पकड़ लिया और हल्के से दबाया। माही, मैं बहुत सच में बहुत खुश हूं। इतने दिनों से चिंता में थी, लेकिन अब सब ठीक होता दिख रहा है। माही ने भी कहा, हाँ बिल्कुल। चलो अब तुम आराम कर लो। अब क्या होगा आगे,
क्या टीना सिंघानिया हाउस जाएगी या फिर नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को लाइक जरूर कर दिया करो। दोस्तों 199वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद माही ने युवराज की ओर देखा, जो अब भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शायद वो माही के कॉन्फिडेंस और नॉलेज से प्रभावित था। माही ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, युवराज, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ मैं और टीना है, हम मोम डैड का ख्याल रखेंगे, आप घर चले जाइए। युवराज को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माही सिर्फ 15 दिनों में आयुर्वेद की एक्सपर्ट बन गई थी। युवराज ने बस थोड़ी देर माही की आंखों में देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। माही ने सिर हिला दिया। युवराज ने टीना की ओर देखा, लेकिन टीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो चाहती थी कि युवराज कुछ और देर वहां पर रुके, पर उसने कुछ नहीं कहा। युवराज ने एक अंतिम बार माही को देखा और फिर बाहर चला गया। आईसीयू में अब सिर्फ माही और टीना रह गई थी। माही ने धीरे से अपने मॉम डैड के हाथों को छुआ और हल्की आवाज में बोली, अब सब ठीक हो जाएगा, बस अब थोड़ा सा इंतजार और है। टीना ने माही की ओर देखा और मुस्कुराई। हाँ माही, अब सब जल्दी ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें अपने मॉम डैड के पास ही बैठी रही। उनके चेहरे पर अब संतोष और सुकून की झलक थी, लेकिन माही एक कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके मॉम डैड की तबीयत ठीक हो रही थी, ये खुशी की बात थी, लेकिन दोपहर में आई उस रहस्यमयी कॉल ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया था। उसके हाथ अनजाने में ही मुट्ठी में भिज गए। आखिर अंजलि कपूर चाहती क्या है? उसने खुद से सवाल किया। अब जब उसे पता चल गया था कि वही उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। अंजलि ने उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था युवराज से डिवोर्स लेने का। माही का दिल धड़क उठा। यह संभव नहीं था। उसने युवराज से शादी की थी, अब वो सिंघानिया परिवार की बहू थी। अगर यह सच सबके सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी बल्कि युवराज और पूरे सिंघानिया परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माही के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसके अंदर गुस्से और डर की मिलीजुली भावना थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंजलि की बातें याद आने लगी। उसका धमकाने वाला लहजा, उसकी बेबाकी और सबसे बड़ी बात, उसका यह दावा कि वो माही का सबसे बड़ा राज उसके सबके सामने उजागर कर देगी। क्या करूं, क्या करूं मैं अब इस अंजलि का? माही बुदबुदाई। उसका मन कई तरह की आकांक्षाओं से घिर गया था। आईसीयू के अंदर मशीन की बीप बीप की आवाज आ रही थी, लेकिन माही का ध्यान उस पर नहीं था। उसके मॉम डैड अब ठीक हो रहे थे, ये बात राहत देती थी, मगर अब अंजलि की धमकी उसके सिर पर तलवार की तरह लटक रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके हाथों की उंगलियां बार बार मुड़ रही थी, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके सामने युवराज की तस्वीर उभर आई। उसका पति किसी भी हाल में उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने का हक रखता था, लेकिन माही जानती थी कि युवराज इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो उसे बताएगी तो यकीनन वो गुस्से में भड़क उठेगा। नहीं, मैं उन्हें भी नहीं बता सकती। ये मेरी लड़ाई है और मुझे खुद ही इसे लड़ना पड़ेगा, माही ने खुद से ही कहा। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। क्या वो अंजलि की बात मान ले? लेकिन यह मुमकिन नहीं था। युवराज से डिवोर्स लेना उसके लिए आसान था और न ही ये करना चाहती थी। दूसरी ओर अगर उसने अंजलि की बात नहीं मानी तो वो क्या कदम उठाएगी? क्या वो सचमुच उसके राज को दुनिया के सामने ला देने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो माही की धड़कनें तेज हो गई। उसके मन में डर समाने लगा। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता उभर आई। नहीं, वो हार नहीं मानेगी। वो किसी भी हाल में अंजलि को सबक सिखाएगी। ये खेल अब उसे अपनी शर्तों पर खेलना था। उसने गहरी सांस ली, अपना फोन उठा लिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने फोन को घूरते हुए सोचा, कल मैं सीधे अंजलि से मिलूंगी, उससे आमने सामने बात करूंगी। उसे उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। उसने फोन को टेबल पर रखा और वो खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब भी गुस्से से और भरी हुई थी। उसने तय कर लिया कि कल के दिन वो सब खत्म कर देगी। उधर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो काफी समय बाद उसके चेहरे पर लौट आई थी। जब से वो माही के साथ दोबारा समय बिताने लगा था, उसे अपना पुराना समय याद आ रहा था। आज का डिनर उसके लिए खास था, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद माही के साथ वैसे ही समय बिताया था जैसे पहले बिताया करता था। सिंघानिया हाउस में कदम रखते ही उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। घर का शांत माहौल उसे सुकून दे रहा था। जैसे वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि काव्या अपने पति कुणाल गिल के साथ बैठी बातें कर रही थी। काव्या की नजर जैसे ही युवराज पर पड़ी, उसने उसके चेहरे की मुस्कान को भांप लिया।
वो खुश थी कि अपने उसके छोटे भाई के चेहरे पर लंबे समय के बाद सुकून लौटा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। युवराज ने लाड से अपनी बहन के पास जाकर बैठते हुए कहा, दीदी, आज बहुत दिनों बाद मैंने माही के साथ पहले जैसा समय बिताया है। उसके साथ डिनर किया है और बहुत सारी बातें भी की। काव्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम माही के बिना अधूरे महसूस कर रहे थे और आज जाकर सुकून मिला। युवराज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आप कुछ भी कहो, लेकिन हाँ, आज का समय बहुत ही अच्छा था। मैंने बहुत मिस किया था ये सब। कुणाल, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा है, अच्छा है। रिश्तों में सुलह और प्यार बना रहना चाहिए। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कुणाल से पूछा, जीजू, आप आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ नया सोचा आगे के लिए? कुणाल के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आ गई। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस ही करूंगा। क्या हुआ अगर एक बार लॉस हो गया? अब मैं फंडिंग के इंतजाम में लगा हूं, देख रहा हूं कि कहां से मिलेगा। तुम्हारी दीदी को भी कहा था कि सिंघानिया ग्रुप में जो उसके हिस्से के शेयर हैं, उसमें से कुछ बेचकर मुझे फंडिंग प्रोवाइड कर दे, लेकिन ये मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है। काव्या ने नाराजगी जताते हुए कहा, कुणाल, मैंने पहले भी कहा था, आज भी वही कह रही हूँ। सिंघानिया ग्रुप मेरे लिए नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए है। मैं इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं करना चाहती। युवराज ने स्थिति को संभालते हुए कहा, जीजू, अगर आप चाहते हैं तो सिंघानिया ग्रुप का पुणे वाला पूरा बिजनेस आप संभाल लीजिए। अभी वहां देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और आपको एक अच्छा सेटअप भी मिल जाएगा। कुणाल ने युवराज की बात पर विचार किया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, मानो उसे इस ऑफर के लिए एक नया अवसर दिख रहा हो। यह तो काफी अच्छा आइडिया है युवराज। पुणे वाला बिजनेस काफी बड़ा है और अगर सही से संभाला जाए तो इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है, कुणाल ने कहा। काव्या ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन कुणाल, क्या तुम सब अकेले संभाल पाओगे? पुणे का बिजनेस काफी बड़ा है, वहां की टीम को भी गाइडेंस की जरूरत होगी। कुणाल ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, बिल्कुल कर पाऊंगा, बिल्कुल। अगर मैं अपने खुद के बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो सिंघानिया ग्रुप के पुणे यूनिट को भी अच्छे से चला सकता हूँ। युवराज को लगा कि कुणाल सही कह रहा है। उसके भीतर बिजनेस का अच्छा अनुभव था और वो चीजों को बेहतर ढंग से संभाल भी सकता था। तो फिर डिसाइड हो गया, कल ही सुबह हम इसके बारे में ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे, युवराज ने कहा। काव्या अब भी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने कुणाल की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में इसे संभाल सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि हमारे परिवार की धरोहर है। इसे सहेज कर रखना। कुणाल ने काव्या की हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें गर्व महसूस कराने की कोशिश करूंगा। युवराज ने संतोष की सांस ली और सोचा कि यह सब सही सही दिशा में जा रहा है। रात के इस हल्के फुल्के और गंभीर चर्चा के बाद तीनों ने थोड़ी देर और बातें की और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन युवराज के मन में अब भी कई बातें चल रही थी। माही, उसकी शादी और अब यह नया फैसला। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल वो इस सुकून भरे पल को जीना चाहता था। युवराज अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था जब उसकी नजर सिंधु और बिंदु पर पड़ी। दोनों बहनें हमेशा की तरह अनुशासन में खड़ी थी, अपने बड़ों की आज्ञा का वेट कर रही थी। युवराज ने एक हल्के मुस्कान के साथ सिंधु को इशारे से अपने पास बुलाया। जैसे ही सिंधु उनके पास आई, उसने आदरपूर्वक सिर झुकाकर पूछा, जी सीनियर, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? युवराज ने हल्की मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, सिंधु, तुम और बिंदु मेरा एक काम कर सकते हो। जी सीनियर, बताइए, आप हुक्म कीजिए, हम आपका सभी काम करेंगे, उन्होंने तुरंत कहा। युवराज ने उनकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, तुम दोनों को हीराचंदनी हॉस्पिटल जाना होगा। वहां आईसीयू में माही और टीना मौजूद होंगी। तुम दोनों को बिना किसी को बताए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कोई भी अनजान शख्स उनके आसपास न आए। ये काम बहुत ही सावधानी से करना है। किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी का आभास नहीं होना चाहिए। सिंधु ने तुरंत सिर हिलाते हुए हामी भरी और कहा, जैसा आप कहें सीनियर, हम पूरी तत्परता से इस काम को अंजाम देंगे। युवराज ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छे सिंधु, ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए जरा भी लापरवाही मत करना। सिंधु और बिंदु तुरंत हरकत में आ गई। वे तेजी से बाहर निकली। वे बाहर आई जहां पहले से खड़ी काली एसयूवी कार में उनका इंतजार ड्राइवर कर रहा था। दोनों बहनों ने बिना समय गवाए गाड़ी में जगह ली और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। रात का समय था और मुंबई की सड़कें रोज की तुलना में शांत थी।
स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में गाड़ी की हेडलाइट्स चमक रही थी। सिंधु कार की खिड़की से बाहर देखते हुए गंभीर मुद्रा में बैठी थी और मन ही मन प्लान बना रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करनी होगी? क्या ये दोनों उनकी सुरक्षा कर पाएंगे? और क्या युवराज का जीजू कुणाल पुणे के बिजनेस को संभाल पाएगा या नहीं? क्या उसको भी डुबो देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिंधु और बिंदु कार में बैठकर हीरा चंदानी हॉस्पिटल के सामने आ गई थी। वो लोग अंदर ही बढ़ रही थी। तभी बिंदु ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, सिंधु, हमें क्या करना चाहिए? आईसीयू के पास तो पहले से ही सिक्योरिटी होगी। अगर हम वहां ज्यादा समय तक खड़ी रही तो शक हो जाएगा। सिंधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें बिना किसी को बताए वहां मौजूद रहना होगा। ये मत भूलो कि हम केवल सुरक्षा देने के लिए वहां जा रहे हैं, न कि किसी को बताने के लिए कि हम वहां क्यों हैं। हमें साय की तरह काम करना है। बिंदु ने सिर हिलाया और कहा, समझ गई सिंधु, हमें खुद को स्टाफ या मरीजों के रिश्तेदार को तरह दिखाना होगा ताकि किसी को शक न हो। बिल्कुल सही। बस हमें नजर रखनी है कि कोई अजनबी माही और टीना के करीब न आ सके। इसके बाद उन लोग एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों में ही अपनी योजना को सहमति जता ली थी। सिंधु ने धीमे स्वर में कहा, हम अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। मैं सामने वाले गेट के अंदर जाऊंगी और तुम पिछले दरवाजे से। हम आयुषु के पास मिलेंगे। बिंदु ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई। हॉस्पिटल के भीतर हल्की रोशनी थी। ज्यादातर स्टाफ रात की शांति में अपने अपने काम में व्यस्त था। आईसीयू के बाहर टीना एक कुर्सी पर बैठी थी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी अपने मॉम डैड की सुरक्षा को लेकर चौकस थी। माही शायद अंदर थी। सिंधु ने तुरंत एक नजर डाली और महसूस किया कि माहौल सामान्य है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास नहीं था। उसने बिंदु को इशारे से संकेत किया, जो पहले से ही पिछले दरवाजे के अंदर घुस चुकी थी। दोनों बहनों ने हॉस्पिटल के स्टाफ से इस तरह खुद को ढाल लिया और बिना किसी को संदेह होने दिया माही और टीना की निगरानी करने लगी। रात धीरे धीरे गहरी होती रह रही थी, लेकिन सिंधु और बिंदु पूरी तरह सतर्क थी। उधर युवराज अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि सिंधु और बिंदु अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगी। वो सोचने लगा कि कितने दिनों बाद माही के साथ उसका समय सुगध बीता था। इस ख्याल के साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भरोसा था कि सब सही दिशा में जा रहा है और इसी संतोष के साथ वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह हल्की रोशनी आयुषु के कमरे में छनकर आ रही थी। माही अपने डैड के बिस्तर के पास सिर टिकाए टेबल पर बैठी थी। उसकी आंखें भारी थी, लेकिन मन में उठते विचारों ने उसे सोने नहीं दिया था। अनजाने में ही उसकी आंखें कब बंद हो गई थी उसे खुद ही नहीं पता चला था। बाहर सोफे पर बैठी टीना भी नींद के आगोश में समा चुकी थी। आईसीयू के बाहर एक अजीब सी शांति थी, जिसे बस मॉनिटर की बीप बीप की आवाजें और हॉस्पिटल स्टाफ की धीमी फुसफुसाहट दौड़ रही थी। सिंधु और बिंदु चौकन्नी निगाहों से माही और टीना की सुरक्षा में लगी हुई थी। दोनों बहनों की आंखों में स्थिरता झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता के भाव नहीं थे। वे जानती थी कि उन्हें सिर्फ यहाँ देखभाल करने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन माही के चेहरे की मासूमियत और उसके मन में चल रहे संघर्ष को देखकर वो अंदर से विचलित थी। उधर रात के गहरे सन्नाटे में हॉस्पिटल की आईसीयू के बाहर बैठी टीना थकान से चूर होकर वहीं सोफे पर सो गई थी। अंदर माही अपने पिता यशवंत के बिस्तर के पास छोटी सी टेबल पर सिर टिकाई बैठी थी। उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन दिमाग में अनजाने डर और चिंता की लहरें उमड़ रही थी। उसे पता था कि अंजलि कपूर उसे ब्लैकमेल कर रही है और 3 दिन का अल्टीमेटम देकर तलाक लेने के लिए मजबूर कर रही है। इन विचारों में उलझी माही को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और नींद के आगोश में समा गई। आईसीयू के बाहर दूर एक कोने में खड़ी सिंधु और बिंदु चुपचाप उनकी निगरानी कर रही थी। माही को इस बात की भनक भी नहीं थी और यशवंत और यामिनी की सुरक्षा के साथ साथ उसकी भी रक्षा की जा रही है। दोनों बहनों की निगाहें सतर्क थी। बिंदु ने हल्के स्वर में सिंधु से कहा, दीदी, माही बहुत थकी हुई लग रही है। पूरा समय यहीं बैठी रही है। सिंधु ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं देनी चाहिए। हमें बस उनकी सुरक्षा करनी है। यशवंत जी और यामिनी जी अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सुबह होते ही हॉस्पिटल में चहल पहल और भी ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टरों की टीम आईसीयू में अपने रूटीन चेकअप के लिए पहुंची। जब आईसीयू के अंदर डॉक्टर आए तो उसने झटके से सिर उठाया और फौरन अपनी आंखें मलते हुए खुद को सामने किया। टीना अभी भी गहरी नींद में थी। डॉक्टर ने
यशवंत और यामिनी को पूरी तरह से जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। दोनों की हालात बहुत पूरी तरह से ठीक हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जितना सुधार नहीं हुआ था, जब से आपने वो मेडिसिन दी, इनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और शायद हम इन्हें आज डिस्चार्ज भी दें। माही के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव झलक आए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पिछले 15-20 दिनों में वो एक भयानक चिंता में थी, लेकिन आज उसे सुकून मिला था। उसने तुरंत डॉक्टर को थैंक यू कहा और जल्दी से आईसीयू से बाहर निकली। उसने झटपट बाहर आकर सोई हुई टीना को झंझोर कर उठाया। टीना, टीना उठो, माही ने हिलाते हुए उससे कहा। टीना ने धीरे धीरे आंखें खोली और माही को देखा। उसकी आंखों में अभी भी नींद की हल्की लकीरें थी, लेकिन माही के चेहरे की चमक देखकर वो चौंक गई। क्या हुआ माही, सब ठीक तो है? तुम इतनी जल्दी में कैसे हो? क्या हुआ है? माही मुस्कुराई। हाँ हाँ, कुछ तो हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारे मॉम डैड पूरी तरह से ठीक है और उन्हें आज डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है माही, टीना ने भी खुशी में कहा और जल्दी से अपने बालों को ठीक करते हुए उठ खड़ी हुई। उसने झट से उठकर माही को गले लगा लिया। माही ने प्यार से टीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ अब मैं घर जा रही हूँ। मॉम डैड के स्वागत की तैयारी करती हूँ। तुम यहीं रहो और मॉम डैड को घर लेकर आना। टीना ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगी। माही ने राहत की सांस ली और बाहर निकलने लगी। जैसे वो बाहर आई, सिंधु चुपचाप उसके पीछे हो ली। माही को इस बात की भनक भी नहीं थी कि कोई उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे भी आ रहा है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार में बैठकर वो चौधरी हाउस के लिए और निकल पड़ी। सिंधु एक अलग कार में बैठकर उसके पीछे पीछे चली गई, जबकि बिंदु हॉस्पिटल में ही टीना और यशवंत यामिनी की सुरक्षा के लिए रुक गई। कुछ देर बाद सिंधु ने युवराज को फोन किया। सिंधु बोल रही हूँ सीनियर, यशवंत जी और यामिनी जी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। माही दीदी घर पर जा रही है और बिंदु हॉस्पिटल में टीना के साथ रुकी है। सिंधु ने रिपोर्ट दी। युवराज ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा, माही अब सुरक्षित घर पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, बिंदु से कहो कि हॉस्पिटल में सावधान रहे। जी सीनियर, सिंधु ने कहा और कॉल काट दी। चौधरी हाउस में माही ने जैसे ही कदम रखा, वो तेजी से भीतर गई, सीधे अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि उसे जल्दी से सब कुछ तैयार करना था, ताकि उसके माता पिता को एक खुशी भरा माहौल मिले। उसने सबसे पहले पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सिंधु बाहर ही खड़ी रही। वो ये देख रही थी कि माही को कोई खतरा ना हो। माही को उसने अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने दिया, लेकिन सिंधु और बिंदु की आंखें हर स्थिति पर नजर रखे हुए थी। इधर मुंबई में कुछ अनजान आदमी शहर में दाखिल हो चुके थे। ये वही लोग थे जो मणि की तलाश में भेजे गए थे। चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उनके चाल में एक अजीब सा संयम और गहरी योजना झलक रही थी। उनके गुरु ने उन्हें एक चमत्कारी पत्थर दिया था, जो मणि के नजदीक आते ही चमक उठेगा, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं मिला था। गुरु ने इन पत्थरों को सक्रिय करने के लिए कुछ मंत्र भी दिए थे, जिन्हें वे तभी उच्चारित कर सकते थे जब उन्हें लगे कि वे सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में वे अलग अलग मार्गों पर निकल पड़े। हर एक आंखें तर्क और सोच में डूबी हुई थी। कोई रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा था तो कोई पुराने बाजारों में मणि की खोज कर रहा था। हर व्यक्ति के हाथ में एक रहस्यमय पत्थर था, जिसे वे बार बार देख रहे थे, लेकिन अभी तक कोई संकेत नहीं मिला था। वे जानते थे कि यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि मुंबई एक विशाल शहर था और इस भीड़ में उस मणि को ढूंढना कितना जटिल पहेली थी, इस हल करने जैसा भी था। फिर भी वे गुरु के आदेशों का पालन कर रहे थे, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनमें जो सबसे अनुभवी था, वो पुरानी इमारत के पास रुका हुआ था, पत्थर को हथेली पर रखते ही मंत्र बुदबुदा रहा था। कुछ सेकंड तक उसने इंतजार किया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। दूसरी ओर एक दूसरा आदमी समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठकर मंत्र दोहराने लगा, लेकिन उसके पत्थर ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे सभी समझ चुके थे कि मणि अभी भी उनके पहुंच से बहुत बाहर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द उनके पत्थर उन्हें सही दिशा में दिखाएंगे। चारों ने अपनी खोज जारी रखी। हर कोने हर गली में किसी को कोई सुराग की तलाश कर रहे थे। उधर माही अपने घर में अपने मोम डैड के हॉस्पिटल से आने की खुशी में पूरी तरह से व्यस्त थी। माही इस खबर से इतना खुश थी, उसने घर को सजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने फूलों की सजावट का इंतजाम किया था और कमरे में हल्की हल्की रोशनी बिखेरने लगी थी। सुंदर कैंडल्स जला रखी थी। लिविंग रूम में रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए थे और दीवारों पर सुंदर सी सजावट कर ली थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। टीना हॉस्पिटल से उन्हीं को ला रही थी, अब उन्हें तक लेकर नहीं आई थी। माही बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई गाड़ी की आवाज आती। वो दौड़कर बालकनी तक जाती और बाहर झांक कर देखी। अब तक आए क्यों नहीं?
टीना को तो जल्दी आ जाना चाहिए था, माही ने खुद से कहा और फिर घड़ी की सफाई में लग गई। वो चाहती थी कि जब उसके माता पिता घर आए तो उन्हें लगे कि यह घर नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की एक नई शुरुआत है। उसने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। माँ को उनकी पसंदीदा खिचड़ी और पापा के लिए उनकी मस्त पसंद मिठाई भी तैयार कर ली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी उत्सुकता और बढ़ रही थी। उसे टीना के फोन का इंतजार था, लेकिन अभी तक कोई कॉल भी नहीं आई थी। आखिरकार घंटी बजी। माही ने जल्दी से फोन उठाया और बोली, टीना कहाँ हो? मोम डैड ठीक तो है ना? हाँ माही, हम रास्ते में हैं। पापा थोड़े थक गए हैं लेकिन मैंने गाड़ी धीमी कर दी। टीना की आवाज आई। माही ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जल्दी से बाकी तैयारी पूरी की ताकि वो घर पर आए तो हर चीज परफेक्ट लगे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया था अब दरवाजे पर? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।